हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिनव सोनी है। जो री नीट अभी हुआ था 2026, उसके सॉल्यूशंस देख रहे हैं हम लोग फिजिक्स का। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर फिजिक्स का तो टफ आया था। तो टफ इन द सेंस कि टाइम जितना लगना था, जितना गिवन टाइम था, उस हिसाब से टफ था। ऐसे बहुत क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। देखते हैं सॉल्यूशन एक एक करके। फर्स्ट, आइडियल गैस मेड अप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ईच मॉलिक्यूल हैज 3 ट्रांसलेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन है, तो 3 ट्रांसलेशन है और 3 रोटेशन है और एफ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। तो वाइब्रेशनल मोड में कितना होता है? एक वाइब्रेशनल मोड इक्वल टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कितना होगा ये? 2f। और कितना हो जाएगा? 2 बाई गामा माइनस 1। ठीक, और गामा क्या चीज है? दिया हुआ है इसमें, गामा 8/7 सीपी बाई सीवी। तो क्या हो जाएगा? 6 + 2f इक्वल टू 2/8/7 माइनस 1। तो ये हो जाएगा कितना? 2f इक्वल टू 1/7 14 माइनस 6। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर? 4। ठीक, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत अटेम्प्टेबल था, कोई भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। आज ये वर्नियर कैलिपर वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन बोनस भी जाएगा, है ना। तो इसमें देखते हैं, वन स्केल ऑफ वर्नियर इक्वल टू इतना दिया है 1 mm। तो मतलब वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू दिया हुआ है 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल इज 10, मतलब कि 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। तो 1 VSD इक्वल टू कितना हो गया? 0.9 mm। ठीक है भाई। व्हेन बोथ जॉस टच ईच अदर द वर्नियर स्केल शिफ्ट्स लेफ्ट, मतलब कि इसमें लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव जीरो एरर है। अब नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं? जब लेफ्ट शिफ्ट होता है तो नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं? नेगेटिव जीरो एरर इक्वल टू होता है कितना? 10। नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग कितने हैं वर्नियर स्केल में? 10 डिविजन्स है। तो 10 माइनस जो नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग है कितना? 4 mm। तो 4 इंटू लीस्ट काउंट, ये हो गया जीरो एरर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है जीरो एरर का। जीरो एरर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जीरो एरर आ जाएगा कितना? 0.6 mm। तो ट्रू रीडिंग क्या होगी? बहुत ही सिंपल है। ट्रू रीडिंग होगी कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इंटू 0.6 mm। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.06 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन इसमें 1.06 सेंटीमीटर जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है इसमें फोर्थ वर्नियर डिवीजन जो लेफ्ट साइड खसता है उसमें से 10 में से माइनस करते हैं, वो इग्नोर हो गया हो और 1.04 सोचे होंगे, बट इसका आंसर 1.06 आएगा। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। इसमें डायोड दिया हुआ है। डायोड में क्या है कि एक अनबायस्ड है और एक रिवर्स बायस है, एक फॉरवर्ड बायस है। हमको बहुत अच्छे से पता है कि पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर जुड़ते हैं। फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव टुवर्ड्स डिप्लेशन लेयर एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। तो फर्स्ट वाले में कैसा है कि जो पी टाइप है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? बैटरी के पॉजिटिव से। एन टाइप जुड़ा है बैटरी के नेगेटिव से, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से। तो फॉरवर्ड बायस है। ये अनबायस्ड है क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है यहाँ से, और ये रिवर्स बायस है क्योंकि इसका ये वाला साइड पॉजिटिव से और ये वाला साइड पी साइड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो जो ऑब्वियसली जिसका ये वाला होगा डिप्लेशन लेयर सबसे कम, इसका थोड़ा ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन। इसका सबसे ज्यादा, इसका कम, इसका कम। 1 का सबसे कम डिप्लेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो स्प्रिंग मास सिस्टम है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। स्प्रिंग मास सिस्टम है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1 डायमेंशन, द मास ऑफ पार्टिकल m kg एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है एट इंस्टेंट एक्सटेंशन। मतलब कि कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिए, x एक्सटेंड कर दिए हैं। ये पूरा एक्सटेंशन यहाँ एम्पलीट्यूड तक होगा अभी किसी टाइम t पे, ये x एक्सटेंशन पे, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी के बारे में इसमें पूछा है। और कौन सा ग्राफ है? Vx ग्राफ। हमको पता है कि Vx ग्राफ कैसा बनता है? इलिप्टिकल, सिर्फ एक केस छोड़ के। एक केस में सर्कल बनता है, बाकी सब में इलिप्टिकल बनता है। तो क्या होगा एनर्जी का फॉर्मूला? कितना एनर्जी होगा इसके पास? हाफ mv² प्लस हाफ kx²। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं क्योंकि हमको Vx ग्राफ देखना है। और Vx ग्राफ कैसा दिख रहा है मेरे को? Vx ग्राफ कैसा दिख रहा है? सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के इक्वेशन, ये इलिप्टिकल इक्वेशन में लगाने का ट्राई करते हैं इसको। तो क्या होगा ये? इसको मैं बोल देता हूँ क्या? mv²/2e, और इसको बोल देते हैं kx²/2e इक्वल टू 1। ये e को इधर फेंक दिए। ठीक है, अब v² और m को नीचे ले आएंगे तो 2e/m और प्लस x² और 2e/k इक्वल टू कितना हो गया? 1। अभी देखो
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्स का होता है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है सर्कल, तो ये जो ए और बी है वो दोनों बराबर होंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है सर्कल में। तो अगर ये दोनों बराबर है तो 2e बाई एम इक्वल टू 2e बाई के, मतलब k इज इक्वल टू एम, k इज इक्वल टू एम। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। ये वाला देखते हैं, ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग लॉसलेस मीडियम डायरेक्शन दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट देखना है। तो इनकरेक्ट चेक करने के लिए देखते हैं, तो इसमें सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो सकता है देखने के लिए, पर उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम, ठीक है। तो वेवलेंथ कैसे देखते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, v बाई एफ, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ओमेगा दिया हुआ है, 2 पाई बाई के जेड माइनस ओमेगा टी होता है, तो इसमें होगा 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6, तो 2 पाई लेमडा इज इक्वल टू वी बाई एफ, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6 बाई 2 पाई, तो 10 टू द पावर 6, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये काम आएगा, इसको रख लेते हैं। v भी चाहिए, तो v इन द मीडियम, मीडियम में वेलोसिटी कैसा होता है, मीडियम की वेलोसिटी होती है लाइट की वेलोसिटी इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर, तो म्यू आर कितना है 1, एप्सिलॉन आर कितना है 9 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 3/3 कट जाएगा, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये मीडियम में वेलोसिटी आ गई, मीडियम में वेलोसिटी रखेंगे लेमडा, और 10 टू द पावर 8 ऐसा भी कोई ऑप्शन है क्या, ये तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, इसमें इनकरेक्ट देखना है, तो ये करेक्ट है, लैम्डा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 बाई 10 टू द पावर 6 करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, मतलब 100 मीटर, इसमें क्या बोल रहा है 300 मीटर, तो ये ऑप्शन गलत है। अब दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब इनकरेक्ट है, तो ये सही है। और मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द क्या था, बी इज इक्वल टू बी नॉट बाई वी, नहीं भाई, बी इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट बाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम का तो v है, तो ये ई नॉट बाई ए होना चाहिए, तो इसमें से 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है ना। और ये वाला तो सही है, क्योंकि प्रोपोगेटिंग अपॉन के जेड दिया है, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है। अच्छा, के जेड माइनस ओमेगा टी, तो एक जेड वाला टर्म प्लस है और ये वाला टर्म माइनस है, इसलिए प्लस जेड डायरेक्शन में, नहीं तो माइनस जेड डायरेक्शन में होता, दोनों का सेम साइन होता, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन 2 ऑप्शन गलत है, तो इसमें ये बोनस जाएगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, तो फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर है, यूनिट रेडियस फिक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 पार्टिकल्स और यूनिट मास स्टार्ट साइमल्टेनियसली, मतलब कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किए, एक इधर गया पार्टिकल, दोनों पार्टिकल है थीटा टाइम पे और दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेम एंगल होगा सेम टाइम पे, और अपोजिट डायरेक्शन मीट एट अ पॉइंट थीटा बाय 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, इसका क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम। ओके, टोटल लीनियर मोमेंटम बहुत ईजी है, इसमें क्या करना है, यहाँ पर अब ये क्योंकि यहाँ से ये थीटा एंगल पे है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई इधर v और इसका मास होगा m, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा इधर, ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ऑब्वियसली यहाँ से इधर से एंगल थीटा है तो इधर से एंगल थीटा, ये क्या होगा mv cos थीटा, और इधर क्या होगा mv sin थीटा। बहुत बढ़िया, इधर भी पार्टिकल आ चुका है सेम, तो इधर भी वैसे ही, तो इधर भी mv cos थीटा, इधर भी mv sin थीटा, mv sin थीटा मर गया, अपोजिट डायरेक्शन में टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम देखना है, तो mv, तो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा 2mv cos थीटा। तो ये जो लीनियर मोमेंटम का ग्राफ बनेगा वो cos थीटा वाला ग्राफ बनेगा, लेकिन cos थीटा वाला ग्राफ बनेगा, पर थीटा कहाँ से शुरू होगा, थीटा शुरू होगा पाई बाई 2 से, 90 डिग्री से, तो cos 90 कितना होता है 0, तो cos पाई बाई 2 से शुरू हो रहा है, तो cos पाई बाई 2 तो 0 होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, अगर 0 डिग्री से शुरू होता तो ये वाला ऐसा वाला ग्राफ बनता है, लेकिन इसमें कहाँ से बनेगा, पाई बाई 2 से शुरू हो रहा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, अगर cos का एंगल 0 से शुरू होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है, cos 0 इक्वल टू 1 होता है ना, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, जिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, ये हम लोग रदरफोर्ड में पढ़ते हैं, बस एक ही फॉर्मूला रहता है इसका, रदरफोर्ड वाले का बस एक ही फॉर्मूला होता है, और एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच और एक कितने स्कैटर हुए उसके, एक ही फॉर्मूला है जो सब लोग पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है। इस फॉर्मूले से बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, अभी इस बार आ गया, और ये बहुत ही सिंपल है। तो कितने पार्टिकल थीटा में स्कैटर होंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, इज प्रोपोर्शनल टू, वैसे यहाँ पे के जेड वाला कोई टर्म आता है, अपने को उससे मतलब नहीं, सिर्फ कितने स्कैटर हुए हैं वो देखना है, तो साइन का पावर 4 थीटा बाई 2।
जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ वो कम होते जाएंगे, ज्यादा 99% सीधे निकल जाते हैं, उसके बाद 1 मिलियन जो पार्टिकल है वापिस आ जाता है, वही वाला कहानी है। तो इसमें साइन का पावर 4 थीटा बाई 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो धीरे ऐसे करके वो डिक्रीज होता जाएगा। तो कौन सा वाला ग्राफ होगा, इसका आंसर होगा 3, साइन का पावर 4, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे इसको, तो थीटा बाई 2, ग्राफ कौन सा बन जाएगा, थर्ड। बहुत ही सिंपल। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, ग्लास स्लैब से इधर से देखने वाले क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, सिमिलर है, बस इसमें ये यहाँ का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो गया। इन जनरल सिर्फ स्लैब का रहता है, ये वाले नहीं रहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको मॉडरेट क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं। इट इज नॉट वेरी इजी गिवन द टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, एक बार इसको यहाँ से देखते हैं, एक बार इसको यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं तो कहाँ दिखता है, यहाँ से देखते हैं तो कहाँ दिखता है, उनके बीच का गैप बताना है। ठीक है, तो उनके बीच का गैप कैसे बताएंगे भाई, जब यहाँ से देखते हैं तो एक बार डी डैश बाई डी लगाएंगे, अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ, और जब यहाँ से देखेंगे तो फिर से डी डैश बाई डी लगाएंगे। तो यहाँ से जो डी डैश आएगा और यहाँ से जो डी डैश आएगा, दोनों का गैप कितना ये पूछा है। मतलब यहाँ से देखेंगे तो ये कहाँ दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो ये कहाँ दिखेगा, और उन दोनों का गैप। ठीक, तो देखते हैं, पहले डी डैश बाई डी लगाएंगे तो क्या होगा, डी डैश बाई डी क्या होता है बताओ, म्यू2 बाई म्यू1, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई 1.25। अरे यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, बढ़िया। तो डी डैश इक्वल टू कितना हो गया, डी, अच्छा डी कितना है, डी है ये 2.5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये 2.5 सेंटीमीटर बाई 1.25, तो कितना हो गया 2, 1.25 का डबल 2.5, तो डी डैश हो गया 2 सेंटीमीटर, बढ़िया। अब यहाँ से एक बार और डी डैश निकाल देते हैं, ये डी डैश कहाँ है, जब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर 1.25, अरे जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे डी डैश कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ से भी कितना है, यहाँ से भी 2.5 है, क्योंकि टोटल 5 है तो ये भी 2.5 है, तो क्या कर देंगे इसमें, डी डैश इक्वल टू 1.25 इंटू 2.5 बाई 1.5, 1.25 1.5 बाई 1.25, 1.5 बाई 1.25, मैंने उल्टा लिख दिया था, ये हो जाएगा 1.5 बाई 1.25, 1.5 बाई 1.25, और डी डैश हो जाएगा कितना 1.5 बाई 1.25 इंटू 2.5, ये कट गया कितना 2, और ये 3 सेंटीमीटर, तो इसका 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देख रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर इधर, यहाँ से देख रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर, दोनों का गैप का मॉड आएगा 1 सेंटीमीटर ऑप्शन आंसर। बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर, ये अच्छा क्वेश्चन था, डायमेंशंस का थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, सारे डायमेंशंस पता होने चाहिए। वैसे हमको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, ये सारे जो डायमेंशंस होते हैं वो वैसे याद रहने चाहिए। तो इसमें क्या क्या बोला है, सिग्मा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और के है जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और नेक्स्ट क्या है, वेज डिस्प्लेसमेंट है ना, ये बी। तो सबके डायमेंशंस लिखना है, और क्या चीज चाहिए हमको, सिग्मा इंटू के का इनवर्स इंटू बी, तो सिग्मा इंटू के का इनवर्स इंटू बी, सबके डायमेंशंस चाहिए। तो सिग्मा क्या होता है भाई, सिग्मा होता है एनर्जी बाय एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर का पावर 4। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी बाय टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी बाय टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, तो के क्या हो जाएगा, 3/2 हटा दो, के क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय टेम्परेचर। ये क्या होता है बोलो, लैम्डा मैक्स इंटू टेम्परेचर। ठीक है, और इसका पावर -1 करना, इसको भूलना नहीं, गड़बड़ हो सकता है, बस सारे का रखेंगे। एनर्जी का क्या होता है, ml² T-2, एरिया का क्या होता है L2, और टाइम का क्या होता है T, और टेम्परेचर का क्या होता है K का पावर 4। बढ़िया, एनर्जी का क्या होता है वही ml² T-2, टेम्परेचर का T, और ये सब का -1, मतलब सारे में -1 लगा देना है। बाद में लैम्डा वेवलेंथ है तो लेंथ, और टेम्परेचर है तो K, और ये टेम्परेचर है तो K, और ये K। ठीक है, सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आंसर आ जाएगा। कौन सा, इसमें से m गायब हो जाएगा, ये वाला एक m है, ये वाला m है, तो l आ जाएगा इसमें, क्योंकि m का पावर -1 है, यहाँ m का पावर 1 है, तो m गायब हो जाएगा। l और t और k के लिए सॉल्व करेंगे, ऑप्शन 4 आ जाएगा, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, बस ये बात जानना था कि इसमें ये सारे डायमेंशन फॉर्मूलाज अपने को याद रहने चाहिए। हम लोग क्लास में पढ़ते भी हैं कि कौन कौन से याद रख लें तो बेटर होता है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फॉर साउंड वेव्स, नंबर ऑफ नोड्स
Fifth harmonic of open organ pipe is n and that of ninth harmonic of same pipe with one ended close. अच्छा, एक क्लोज ऑर्गन पाइप एक ओपन ऑर्गन पाइप के दोनों के नंबर ऑफ नोड्स को कंपेयर करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो ये अपने को पता होना चाहिए नंबर ऑफ नोड्स क्या होता है। जब भी ऑर्गन पाइप्स पढ़ते हैं, वेव्स ऑन स्ट्रिंग पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही क्लियर बात है, नंबर ऑफ नोड्स होते हैं ओवरटोन, जितने भी ओवरटोन है +1, जितना भी ओवरटोन है +1। अब हार्मोनिक्स और ओवरटोन में रिलेशन होता है, जैसे कि ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है तो उसके लिए कौन सा हार्मोनिक बोला है, फिफ्थ हार्मोनिक। तो फिफ्थ हार्मोनिक जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्थ ओवरटोन। ऐसा कैसे, क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फिर सेकंड हार्मोनिक जो होता है उसको फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक को सेकंड ओवरटोन, ऐसे करते करते फिफ्थ हार्मोनिक को फोर्थ ओवरटोन। तो नंबर ऑफ नोड्स इसमें हो जाएगा कितना, 4 + 1 मतलब 5। लेकिन जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, उसमें एक एक हार्मोनिक स्किप होते जाते हैं, एक एक ओवरटोन में। मतलब पहले बनेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, फिर सेकंड हार्मोनिक नहीं बनता है, फिर थर्ड हार्मोनिक बनता है, तो जो फर्स्ट ओवरटोन है वो थर्ड हार्मोनिक होता है। ऐसे करके स्किप होते होते तो इसमें कौन सा वाला ओवरटोन बोला, नाइन्थ हार्मोनिक। तो नाइन्थ हार्मोनिक कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ओवरटोन। नाइन्थ हार्मोनिक कौन सा हो जाएगा, नाइन्थ हार्मोनिक हो जाएगा फोर्थ ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन। तो इसमें भी नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे, 4 + 1 मतलब 5। तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, दोनों का रेशियो 1। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। मॉडरेट, ये वाला देखते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन पहले आ चुका है, उसी के जैसा है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो 2 इनफिनिटली लॉन्ग पैरेलल कनेक्टिंग करंट कैरिंग वायर है, एक में करंट चल रहा है I, एक में चल रहा है 2I इन द सेम डायरेक्शन। दोनों सेम डायरेक्शन में सेम करंट चलते हैं तो दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये वाला वायर फ्लोर पे रखा है और ये वाला वायर नीचे है, और नीचे इसको गिर जाना चाहिए पर ये गिर नहीं रहा है। गिरेगा क्यों, mg के कारण, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। पैरेलल करंट कैरिंग वायर में जो फोर्स लगता है वो वाला, तो ये फोर्स बराबर होगा तो फिर वो नहीं गिर रहा होगा, बैलेंस हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है ना। तो इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 I1 I2, एक I है और एक 2I है, और बाय 2πd, ये दोनों के बीच का गैप है ना, ये दोनों के बीच का वही निकालना है कि इसमें दोनों के बीच का गैप निकालना है, जिसको h बोला है, h। ठीक है भाई, 2πh। ठीक है, इसमें से 2 कट जाएगा और यही FB किसके बराबर हो जाना है, mg के बराबर। mg के बराबर, mg इज इक्वल टू 2 μ0 I² बाई 2πh। एक 2 कट गया, इधर इधर फेंक देंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, μ0 I² बाई mg पाई, μ0 I² बाई mg पाई। आंसर हो गया 1। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया, मॉडरेट लेवल, नॉट वेरी टफ। ठीक, वोल्टेज जो है 220 दिया है। अच्छा, AC है, AC वोल्टेज, ओके ठीक है। सीरीज LCR सर्किट है, तो करंट एम्पलीट्यूड इन दिस सर्किट, करंट एम्पलीट्यूड हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि RMS करंट पूछ रहा है कि पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है कि करंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट का एम्पलीट्यूड बस पूछ रहा है, इसमें वो नहीं पूछ रहा है, RMS करंट नहीं पूछ रहा है। ओके बढ़िया, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालते हैं भाई, I0 इज इक्वल टू होता है V0 बाई Z, और Z क्या चीज है, इंपीडेंस। V0 कितना है, 220। Z कैसे निकालेंगे, Z इज इक्वल टू क्या होगा, Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC या XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो XL चाहिए और XC चाहिए, R तो दिया हुआ है क्वेश्चन में है ना 100 ओम, तो XL और XC चाहिए। तो XC क्या होता है 1/ωc। ओके, तो ओमेगा कितना भाई 1/2 × 10⁻³ और C कितना है कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, तो 2 × 25 कितना हो गया 50, तो 1/5 इक्वल टू 0.2 और ये 10⁻³ 10⁻6 10⁻3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 200। अरे 0.2 × 10⁻³ हो गया 200 ओम। ठीक है, XC और XL निकालना है। XL होता है ओमेगा L, ओमेगा कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ और L कितना दिया हुआ है 10 मिली हेनरी 10⁻⁻3, ये खत्म हो गया। और ये कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ और ये दिया है 10 मिली हेनरी इंटू 10, तो ये हो जाएगा कितना 20, ये 20 ओम, 200 नहीं, ये वाला भी कितना होगा 20 ओम और ये भी कितना हो जाएगा 20 ओम। तो दोनों 20 ओम आ गए हैं, तो XL और XC बराबर हो गया, मतलब ये रेजोनेंस कंडीशन है। इसका मतलब सिर्फ R बस बचेगा, वो दोनों निपट गए। तो I0 कितना आ जाएगा V0 220/R मतलब कि 100 मतलब 2.2 एम्पियर आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत स्टैंडर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कंसीडर अ फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस है R, इसमें चार्ज है कितना Q, कैपिटल Q, और
प्लस क्यू और एक पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू का पॉइंट चार्ज है जो कितने डिस्टेंस पे है 3r और उसको रिलीज कर दी है। और चार्ज स्फीयर से व्हेन चार्ज रीचेज द सरफेस ऑफ स्फीयर बाय स्पीड, मतलब यहाँ से इसको रिलीज किया तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी 0, उसके बाद ये अट्रैक्शन के कारण इधर इधर आएगा, यहाँ पर आके जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी कितनी होगी। सिंस देयर आर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कोई फ्रिक्शन एक्शन नहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, बस आ जाएगा आंसर। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं कितना होगा बोलो, यहाँ का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पहले कितना था काइनेटिक 0 और पोटेंशियल कितना था के क्यू माइनस विथ साइन रखना रहता है बाई 3r इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पहुँचने के बाद हाफ mv² माइनस के क्यू एक क्यू माइनस है क्यू प्लस है तो विथ साइन रख रहा हूँ बाई r। यहाँ पे r डिस्टेंस में पहुँच गया ना, यहाँ r डिस्टेंस ना इसको सेंटर मानेंगे, हाँ r डिस्टेंस बढ़िया। शेल थ्योरी में जो पूरा ये जो स्फीयर रहता है उसके आउटसाइड पॉइंट के लिए इस स्फीयर को सेंटर में पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, पर अगर स्फीयर के अंदर घुस जाते हैं तो नहीं करते। अभी हम लोग अंदर नहीं घुसे तो सेंटर में कर लेते हैं, तो ये पूरा सेंटर में यहाँ से यहाँ पर है तो r डिस्टेंस है, यहाँ से 3r डिस्टेंस है, ओके पूरा चीज़ आउटसाइड है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, इसको इधर फेंक देंगे तो हाफ mv² हो जाएगा कितना के क्यू बाई r कॉमन, यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस 1/3 तो हो जाएगा कितना 2/3 के का वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें आ जाएगा कितना 4 पाई कट जाएगा, नीचे में बचेगा 3 तो सिर्फ 3 वाला बचेगा। तो इसका आंसर होगा क्यू और नीचे में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, ओके ऑप्शन हो गया 2, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। बीम ऑफ लाइट falls on a metal surface such that इसमें दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड, ठीक है। तो पावर ऑफ द लाइट सोर्स स्टार्ट्स टू डिक्रीज। देखो भाई पावर जब भी डिक्रीज होता है, पावर का मतलब क्या होता है, पावर डिक्रीज होने का मतलब होता है इंटेंसिटी डिक्रीज होना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ है, लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, लाइट का कलर चेंज कर देते तो फ्रीक्वेंसी चेंज होता, वही लाइट है बस उसका पावर कम हो गया। अच्छा तो पावर कम हो गया मतलब इंटेंसिटी कम हो गया, इंटेंसिटी कम हो गया मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो गए, कम फोटोन निकल रहे हैं उससे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले भी कम हो जाएंगे, तो फोटो करंट भी कम हो जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं कम होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो रहा है इसलिए। तो ऑप्शन क्या होगा 1, मतलब करंट तो डिक्रीज होता जाएगा पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पावर कम हो रहा था। बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। प्लेनेट पी काफ़ी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्लेनेट पी और दोनों का रेडियस अलग अलग है और दोनों ये है और एस्केप स्पीड बताना है दोनों का, और मास सेम है भाई, मास सेम है बोल दिया। अच्छा तो क्या होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r, मतलब कि √r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो v1/v2 जो होगा वो कितना होगा √r2/r1, और r1 कितना दिया हुआ है, v1 दिया है कि r1 दिया, r2 दिया है r1/2, तो R2 की जगह क्या रख देंगे V1/V2, तो R2 की जगह क्या रख देंगे R1/2, तो R2 की जगह रख देंगे R1/2, तो ये R1 कट जाएगा तो 1/√2 आएगा। V1/V2 क्या निकालना था V2/V1, तो √2 आएगा, तो √2 आएगा, ऑप्शन 2 आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, काफ़ी जल्दी बन सकता था। बढ़िया। सिमिलर क्वेश्चन जैसे अभी हम लोग देखे थे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़े थे तो यहाँ पे वेलोसिटी बताना था, उसके जैसा ही है, लेकिन बोल रहा है कि इसको यहाँ से टनल के थ्रू ले गए, ऐसा ले गए। अरे कैसे भी ले जाए भाई, इधर पाथ से ले जाओ, उधर पाथ से ले जाए, कुछ भी ले जाओ, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो यहाँ से यहाँ ले जाने में कोई भी वर्क डन जो लगेगा वो सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। क्या पूछा इसमें से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के ले जा रहे हैं तो कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना लग रहा है वो बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, चाहे नेगेटिव आया पॉजिटिव जैसा भी। तो टोटल वर्क डन क्या होता है, हमेशा जब भी वर्क डन बोलता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है सिर्फ वर्क डन का मतलब। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है तो इसको लिखेंगे कितना K और Q, और इसका पूरे का चार्ज कितना होगा, इसका दिया है चार्ज डेंसिटी रो, तो क्या लिखेंगे चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो 4 पाई r क्यूब, ये क्या हो गया चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हुआ इस स्फीयर का चार्ज इंटू कौन सा वाला एक और चार्ज है, एक और चार्ज कौन सा है
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसके लिए तो 1 लिखेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। के Q1 Q2 बाई आर, तो पहले कहाँ पर था वो 2R पे, अब बाद में कहाँ पर है के Q1 Q2 बाई कितना 3R, अब 3R पे बस दोनों को माइनस करेंगे, इसमें से सब कॉमन आ जाएगा। के की वैल्यू इसमें दिया हुआ है रो R बाई एन एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें रख देते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब इजी हो गया, ये कहानी समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब इसमें, ठीक है। तो के की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो के रो 4/3 पाई R स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा। अंदर में क्या बचेगा इसमें 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3, ये 2 नहीं आएगा कॉमन, ठीक है। बस ये सॉल्व कर लेंगे, के की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कट जाएगा, बस नीचे में बचेगा 3, और ये 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 3 ये नीचे वाला 3 बचेगा ना, तो ये 3 इंटू क्या हो जाएगा 18, तो इसमें बस ये एन की वैल्यू पूछा है कितना एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो 18 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक एसिड साइक्लिक प्रोसेस, अच्छा मतलब साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब क्या है, डेल्टा यू जो है वो 0 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो जो भी वर्क डन होगा वो हीट के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, टोटल हीट सप्लाइड वही होगा जो टोटल वर्क डन होगा, और टोटल वर्क डन क्या होता है भाई, इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 200 600 जूल आंसर है। बस ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज हम लोगों को पढ़ते पढ़ते जब हम लोग ईएम वेव्स मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते तो मोस्ट ऑफ द चीज इसका यूजेस हमको वैसे भी पता चल जाता है। जैसे माइक्रोवेव किसके लिए होता है, फूड वार्म करने के लिए। यूवी रेस किसके लिए होता है, प्यूरिफाइंग वाटर। गामा रेस किसके लिए होता है, कैंसर सेल्स को ट्रीट करते हैं। और रेडियो वेव्स फॉर AM FM रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी का, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, पी का माइक्रोवेव का वार्मिंग फूड 2 और क्यू का 1, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, काफी इजी था। इसमें कार ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर रेस ट्रैक फॉर अ रेडियस 50 सेंटीमीटर विच इज बैंक, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड वाला क्वेश्चन। ऐसा रोड है और ये जो रोड है उसको अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और इसमें से ऐसा कार चल के जा रहा है, ऐसा कार चल के ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे ऐसे टर्न ले रहा है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 50 मीटर, और बैंक एट एन एंगल थीटा। कार ट्रेवल्स एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, उसका वी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और बोला देन वियर एंड टियर ऑन ए टायर इज मिनिमम। बस ये घुमाने वाली बात है, वियर एंड टियर इज मिनिमम कब होगा, जब वो कार ना तो ऊपर जाने की टेंडेंसी हो ना तो नीचे स्लिप होने की टेंडेंसी हो। वो ऑप्टिमम वेलोसिटी कौन सा होता है, v² इक्वल टू RG tan थीटा। ठीक है, RG tan थीटा इज इक्वल टू v² बाई RG। तो बस कर देंगे, और क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या, v² बाई RG। तो v² मतलब 100, 10 का स्क्वायर बाई RG, R कितना दिया है 50, और G का वैल्यू को दिया है क्या, हाँ 10। ठीक है, तो ये 10 कट गया, 0 कट गया, 1/5, 10 इनवर्स 1/5, 10 इनवर्स 1/5, ऑप्शन ही करेक्ट है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। इसको हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल विद स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। इसमें से डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, एस का मतलब पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी दी है। एवरेज स्पीड बताना है, तो जब भी एवरेज स्पीड दिमाग में आता है तो क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल एवरेज स्पीड, नॉट एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। बस यही करना रहता है हमेशा। अब इसको ग्राफ बना के कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। इस केस में ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा इजी होगा। कौन सा, VX ग्राफ बनाएंगे। VX ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस टोटल, और एरिया बाय उसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मेरे को S दिया हुआ है अल्फा t² माइनस बीटा t प्लस गामा। इसमें से वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अल्फा t माइनस बीटा। डिफरेंशिएशन कर दिया एक बार। ठीक है, अब वेलोसिटी कहाँ कहाँ देखना है अपने को, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ठीक है भाई, तो मेरे को पहले बताओ कि क्या ये वेलोसिटी जो है वो 0 हो रहा है, क्या ये पार्टिकल पलट रहा है। जहां भी पार्टिकल पलटता है तो केयरफुल हो जाना है, क्योंकि जब वापस आएगा तो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा पर डिस्प्लेसमेंट तो उसका माइनस हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि वेलोसिटी 0 कहाँ पे होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये हो जाएगा 2 अल्फा t इक्वल टू बीटा, मतलब t इज इक्वल टू बीटा बाई 2 अल्फा। इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो बीटा का वैल्यू है 6 और
टू अल्फा का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा कितना 3 सेकेंड्स। अच्छा, मतलब टोटल 6 सेकेंड्स तक के 0 से 6 का कहानी है, तो 3 सेकेंड में 0 हुआ है तो पलट के वापस भी आ रहा है, तो वो जाने का और आने का डिस्टेंस टोटल देखना है। अच्छा ठीक है, तो ये टाइम हो गया कितना 3 सेकेंड। बढ़िया भाई, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा t इक्वल टू 0 पे, कितना हो जाएगा माइनस बीटा, मतलब -6 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे अपने को vx ग्राफ बनाना है जिसमें नेगेटिव वेलोसिटी आ रही है, और t इक्वल टू 6 सेकेंड पे कितना, t इक्वल टू 3 पे तो 0 है, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे कितना है, 6 करेंगे तो कितना होगा 2 अल्फा, मतलब 2 इंटू 1 इंटू 6 माइनस बीटा, बीटा कितना है 5, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा टी माइनस बीटा, तो इसमें जाएगा 2 अल्फा की जगह 1 और टी की जगह क्या रखें 6 और माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है 6, 5 नहीं है, 6 है। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 6 माइनस 6 मतलब 6। अच्छा, मतलब -6 मीटर पर सेकेंड से शुरू हुआ कहानी और +6 मीटर पर सेकेंड तक गया है 6 सेकेंड्स में, 3 सेकेंड्स में, 0 सेकेंड्स में। तो यहाँ से इसका एरिया और इसका एरिया निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, बाय टाइम करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, जो हमारा स्टार्टिंग में निकालना था। तो इसका एरिया कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 3 इंटू ये 6 है ना, हाफ, अच्छा माइनस रहे या प्लस रहे दोनों को जोड़ना है, क्योंकि डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्या होगा, हाफ इंटू 6 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 9, और ये भी कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 18, तो डिस्टेंस कितना आ गया 18, और टाइम कितना है 6 सेकंड, तो 18/6 करेंगे तो 3 आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, एवरेज स्पीड कितना आ गया 3। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा था, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इसको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, सॉरी, इसको हम लोग s की वैल्यू पे यहाँ पर पोजीशन में t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 3 सेकंड, t इक्वल टू ये करके भी निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है, ज़्यादा ईजी है ग्राफ से बताना। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी, एक कैविटी है, वहां पर कहीं पर पॉइंट चार्ज को रख दिए हैं। ओके, कंडक्शन स्फीयर कंसीडर पॉइंट चार्ज ABC शोन इन द फिगर वेयर मैग्नीट्यूड, अच्छा, और ये कंडक्टर है ना, ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और यहाँ पे पॉइंट रख दिए हैं ऐसा। तो कभी भी जब भी यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज होता है, इसकी वजह से तुरंत यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है भाई, माइनस उसी का नेगेटिव उतना ही डेवलप हो जाता है। अब जितना नेगेटिव है बाहर में उतना ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन बस एक बात इसमें इंपॉर्टेंट थी, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट थी कि जो स्फीयर है वो कंडक्टिंग है, ये जो स्फीयर है वो कंडक्टिंग है, इस वजह से जो बाहर का चार्ज होगा, चाहे कैविटी सेंटर में हो या कहीं भी हो, बाहर का चार्ज होगा यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये कंडक्टर्स हैं। इसलिए क्या होता है कि सारे चार्ज इक्वली सेपरेटेड रहेंगे, और अंदर में भी यहाँ पर भी सेपरेशन इक्वल रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं, कहते हैं ये बी सी जो है रिस्पेक्टिवली ABC का डिस्टेंस है, और वहाँ पर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड B का, सेंटर से B का डिस्टेंस, सेंटर से C का डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। और कैविटी में क्या होगा, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से, और सेम तो होगा ही, सेम तो होगा ही। EA और कौन कौन सा, EB और EC, EB और EC जो है वो दोनों सेम होंगे, और जो यहाँ से है यहाँ पर वो सिर्फ KQ/x² होगा, तो जो कि नॉन जीरो होगा। क्यों नॉन जीरो होगा भाई, क्यों नॉन जीरो होगा बताओ, क्योंकि यहाँ से जो भी डिस्टेंस पे होगा ना, h डिस्टेंस पे, तो सिर्फ वो पॉइंट चार्ज के कारण, क्योंकि हम लोग कंडक्टर के अंदर है, वहाँ पे तो इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट चार्ज का मतलब है। तो KQ/x² है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाहर जाएंगे तो गॉसियन सरफेस बना के भी निकाल सकते हैं। खैर इसमें तो बस बताना था कि इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल होगा, क्योंकि ये चार्ज यूनिफॉर्म होंगे, इसलिए यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़िया। ये मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका मतलब है ना, स्फेरिकल बॉल्स ऑफ सेम रेडियस बट हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज, अलग अलग लिक्विड को यूज करे हैं बार बार, तो वेरिएशन इन द टर्मिनल वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फीयर। अच्छा ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी और इन दोनों के रेशियो का ग्राफ कैसे बनेगा, तो बस इक्वेशन बनाना है, फिर ग्राफ दिख जाएगा उसमें से। तो इक्वेशन के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 r² सिग्मा माइनस रो। अभी सिग्मा क्या चीज है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल, और रो क्या चीज है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बढ़िया भाई, और g बाय ईटा, ये हो गया। लेकिन इसमें ग्राफ किसके किसके बीच में, एक v और एक सिग्मा बाई रो। तो मैं सिग्मा बाई रो कहाँ से लाऊं, इसमें सिग्मा बाई रो कहाँ से लाऊं, अगर इसमें से रो कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा बाई रो हो जाएगा, सिग्मा बाई रो हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से v के 2r² बाई 9 ईटा, इसको चलने देते हैं g को भी, और इसमें से मैं सिग्मा
कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस रो बाई 1 माइनस रो, नहीं इसमें से रो कॉमन ले लेते हैं, इसमें से रो कॉमन ले लेते हैं, तो रो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा रो कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा बाई रो और यहाँ पर 1 ये बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब दिखने लग गया है। अब कैसे दिखने लग गया बताओ, क्योंकि इसमें एक v है और एक सिग्मा बाई रो, तो जो सिग्मा बाई रो होगा वो बनेगा ये y और ये x, तो ये कैसा ग्राफ बनता दिख रहा है, लीनियर, क्योंकि बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है भाई बढ़िया। तो क्या हो जाएगा 2r² g बाई 9 ईटा, और एक बार क्या हो जाएगा रो और इसमें सिग्मा बाई रो और -1 के साथ में ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा y = mx + c जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ यहाँ से शुरू होगा ऐसे। अब जब यहाँ तक का ही ग्राफ दिया है, क्योंकि इधर का दिया नहीं है, तो यहाँ से शुरू होने वाला ग्राफ होगा 1, तो ऑप्शन क्या होगा 1। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट टू टफ था, इसमें ऑप्शंस अपने को ये याद रहना चाहिए, बस बात ये टर्मिनल वेलोसिटी। ओके आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट विद वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑफ थ्री डिफरेंट फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स 120 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सबका दिया हुआ है, λ1 λ2 λ3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है कि अगर मैं कोई भी मेटल का सरफेस है, कोई भी मेटल के सरफेस में कितना लाइट गिर रहा है, तो लाइट गिरने से इसका काइनेटिक एनर्जी कितना, जितना ज्यादा इसका काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्टॉप उसको रोकने में भी पोटेंशियल लगेगा, तो उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो इसमें से कितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो डिपेंड करता है इसकी फ्रीक्वेंसी पे, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, या उल्टा बोलते हैं वेवलेंथ कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी लाइट है उसका वेवलेंथ तो उसके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब उतना मैक्सिमम वेवलेंथ, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ वेवलेंथ के टर्म्स में दिया है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसका λ1 λ2 λ3 दिया है, और इसमें रिलेशन दिया हुआ है कि λ1 जो है वो लेस देन है लैम्डा के, और λ2 जो है वो ग्रेटर देन है लैम्डा के, और λ3 जो है वो सबसे ज्यादा है लैम्डा के, मतलब बहुत ज्यादा है इसमें थ्रेशोल्ड, उससे काफी कम है ये जो ये सारे 1 2 3 थ्रेशोल्ड है। ठीक है, ये लाइट यूज होने वाला है, तो जो पहला मेटल था उसमें तो हो ही नहीं पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरे में हो पाएगा, तीसरे में बहुत ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, तो पहले में नहीं होगा, और दूसरे में और तीसरे में सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बढ़िया आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, करंट आई फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक फिगर, रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ABC इज हाफ दैट ऑफ ADC। अच्छा, तो यहाँ का ABC का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ABC जो है इज हाफ दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ADC, मतलब अगर ADC इस साइड का रेजिस्टेंस को R बोलूंगा तो इस साइड का रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा, यही मतलब है। ओके ठीक है, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है I0 दो पार्ट में बटेगा, कैसे कैसे डिवाइड होगा भाई, एक R है एक 2R है, मतलब 3 पार्ट कर लेते हैं, तो इसको मिलेगा ज्यादा करंट, इसको मिलेगा कम, तो I0 जो 3 पार्ट में होगा कितना I0/3 I0/3 I0/3, इसको कितना मिलेगा 2 I0/3, और इसको कितना मिलेगा I0/3, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, कम रेजिस्टेंस वाले को ज्यादा करंट, ज्यादा रेजिस्टेंस वाले को कम करंट, और रेशियोज कैसे होते हैं R के उसके रेशियो में, बढ़िया। तो इधर से 2 I0/3 क्लॉकवाइज करंट, इधर से I0/3 एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट इधर से एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, क्लॉकवाइज मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेमी सर्कुलर वायर के कारण कितना होता है μ0I/4R, पूरा सर्कल के कारण कितना होता है μ0I/2R, तो कितना हो जाएगा μ0I/4R, तो μ0 कौन सा वाला I 2 I0/3 इंटू 4R। अब दूसरा वाला क्या होगा, माइनस क्यों कर रहा हूँ, एक क्लॉकवाइज अंदर एक माइनस, तो हमको वैसे भी मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो μ0 इंटू इधर कितना होगा I0/3 इंटू 4R, वही गया μ0I/4R। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा 2 I0 है, यहाँ I0 है, ये सेम चीज है, तो μ0 I0/12R आंसर आ जाएगा, तो μ0 I0/12R आंसर आ जाएगा, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L, हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है सीधा सीधा, ओके ऐसे चल रहा है, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक डब्बा है, पार्टिकल है, जो भी है, इसका मास m है, ऐसे चलता जा रहा है x एक्सिस में, x इक्वल टू 0 से कहाँ तक चल रहा है, x इक्वल टू L तक, यहाँ तक की कहानी है, बढ़िया। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, अच्छा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है,
वो वेरिएबल है, मतलब म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स है, ऐसा काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है बदलता जा रहा है। तो कांस्टेंट एप्रोप्रिएट डायमेंशन और म्यू के एल इक्वल टू 0 दिया। टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ से यहाँ चलेगा तो कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन होता है फ्रिक्शनल फोर्स इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसमें क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन फ्रिक्शनल फोर्स जो कि म्यू एम जी होता है, तो म्यू इंटू एन, एन इक्वल टू एम जी, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसा रहता तो एम जी कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें क्या करेंगे म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स इंटू एम जी, ये हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितने पार्ट का, dx का। अब dx का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे 0 से l तक के, बढ़िया, ठीक है। और ऑल्सो एक और चीज कहती है म्यू के l इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अगर रख दूंगा, यहाँ पर अगर रख देंगे वैल्यू, तो म्यू के l को 0 रख देंगे, तो म्यू नॉट माइनस अल्फा x की जगह l रख दूंगा तो 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आएगा म्यू नॉट बाई एल, अल्फा का वैल्यू म्यू नॉट बाई एल। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कर देते हैं, म्यू नॉट का इंटीग्रेशन म्यू नॉट इंटू एल, म्यू नॉट इंटू एक्स, म्यू नॉट इंटू एक्स, और 0 से एल इंटीग्रेशन करेंगे म्यू नॉट एल माइनस अल्फा एल स्क्वायर बाई 2। इस सब में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, एम जी। अल्फा का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट बाई एल, म्यू नॉट बाई एल, तो जगह म्यू नॉट एल माइनस म्यू नॉट एल बाई 2, अच्छा, तो म्यू नॉट एल बाई 2 एम जी। क्या निकालना है इसमें, क्या निकालना है, तो वैल्यू ऑफ n, n मतलब n म्यू नॉट एम जी एल, म्यू नॉट एम जी एल, और n का वैल्यू 1/2, n का वैल्यू 1/2, ऑप्शन 3 करेक्ट, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर सिस्टम टाइम पीरियड बहुत सिंपल है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, तो टी इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 3/2, ऑप्शन 1 करेक्ट। सॉलिड स्फीयर, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा इसी के जैसा क्वेश्चन एक कैविटी वाला, यहाँ से कैविटी निकाल दिए थे, वो 2025 में आया था, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिमिलर सा क्वेश्चन है। तो इसमें स्फीयर है, वहाँ पे डिस्क था, ठीक है, सिमिलर सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस, तो दोनों का रेशियो बताना है, क्या नहीं, दोनों का डिफरेंस बताना है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या होगा, इस स्फीयर का तो 2/5 mr स्क्वायर, लेकिन इस स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर नहीं, 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसका लिखते हैं पहले, तो आई ए कितना हो जाएगा, आई ए होगा इसका 2/5 m, और इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है कैपिटल M कैपिटल R, और उसका छोटा वाले स्फीयर का स्मॉल r और मास स्मॉल m, वेरी गुड। तो 2/5 m बड़ा R स्क्वायर, 2/5 m बड़ा R स्क्वायर प्लस अब इसका तो 2 अपने एक्सिस के अराउंड तो हो गई 2/5 mr स्क्वायर, लेकिन वो उसका md स्क्वायर पैरेलल एक्सिस और लगेगा, तो कितना लिखेंगे 2/5 m स्मॉल m इंटू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। कौन सा वाला एम, छोटा एम, क्योंकि इसमें पैरेलल एक्सिस लगा रहे हैं, तो एम इंटू डी स्क्वायर। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस छोटा आर है, तो आर प्लस आर का स्क्वायर, ये हुआ आई ए। अब आई बी कैसे निकालेंगे, आई बी मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट। अच्छा, अब इसके सेंटर से आ रहा है तो इसका 2/5 mr स्क्वायर और इसके लिए पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, तो अब क्या होगा बोलो, 2/5 छोटा एम छोटा आर स्क्वायर प्लस अब इसके लिए इसका खुद का एक्सिस का प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका कितना हुआ 2/5 कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, और डी कितना है वही आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अभी क्या करना है, आई कौन सा, आई ए माइनस आई बी, इसको इससे माइनस कर देना है, तो ये वाला माइनस होगा तो कट जाएगा, बस ये माइनस ये करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर वाला दोनों को माइनस करना है, आर स्क्वायर का ब्रैकेट खोलना है, एम माइनस एम आर प्लस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे पेपर में रिपीट हो रहे हैं, 25 में भी आया था, इस बार भी आया सिमिलर, स्फीयर और डिस्क का लेंस का कॉम्बिनेशन है। शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज L1 और अब फोकल लेंथ दिया भाई, इसका फोकल लेंथ कितना है, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म दिस, पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब फाइनल इमेज, इसका एक इमेज बनेगा, उसको ये ऑब्जेक्ट समझेगा, उसका इमेज बना देगा, बढ़िया। तो इमेज के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है UF/U प्लस F, 1/V प्लस 1/U, 1/V वही वाले फॉर्मूले से, लेंथ फॉर्मूले से आ गया है, ठीक है। UF/U प्लस F, इसमें विथ साइन रखना है क्या, यस विथ साइन रखना है। तो पहले लेंस के लिए रख देते इमेज का डिस्टेंस, पहले लेंस के लिए रख देते इमेज का डिस्टेंस, तो आ जाएगा कितना U,
यू कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, नहीं -30, क्योंकि इसको इधर से ले रहे हैं, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये है, साइन कन्वेंशन -30। और एफ कितना है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्लस 10 की -10 प्लस 10, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है। बढ़िया, आगे -30 प्लस 10, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसमें से, -300 बाय -40, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस आएगा, 30/4, 15/2, 7.5, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आया है, ये यहाँ से डिस्टेंस आया है, इस लेंस से इस इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस साइड में बन रहा है। ओके, तो कहाँ पर बन रहा होगा, यहाँ पे बन रहा होगा। अब इसको ये जो इमेज बन रहा है, इस इमेज को ये वाला लेंस क्या समझेगा, ऑब्जेक्ट। अरे लेकिन कौन सा वाला ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके लिए इससे जो रिफ्रैक्ट होके लाइट आती रहेंगी, वो लाइट पीछे जाके कहीं भी मिल नहीं रही है, वो लाइट्स कहाँ आगे जाके मिलते हुए अपीयर हो रहा है जहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा एक्ट करेगा इसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा रहता है, पॉजिटिव। रियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा रहता है, नेगेटिव। तो फिर से यही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, कितना, इमेज का डिस्टेंस निकालने के लिए, फाइनल इमेज का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये 7.5 आया, यहाँ से आया है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आया है इतना, ये वाला डिस्टेंस, और इस लेंस से कितना डिस्टेंस होगा उसको 3 से माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस यहाँ से जो फाइनल वी का डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि माइनस में आएगा तो लेफ्ट साइड में उसकी इमेज बनेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन है आइडियल जेनर डायोड। जेनर डायोड अगर रिवर्स बायस में है तो उससे ज़्यादा वोल्टेज उसके पास आ ही नहीं सकता, उसमें जेनर ब्रेकडाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है अपने आप से। जेनर डायोड के अक्रॉस कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस उसके जेनर वोल्टेज के बराबर, ब्रेकडाउन वोल्टेज के से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, -3। अभी माइनस साइन ये बताता है कि रिवर्स बायस में लगा हुआ है। ये क्या, ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है, यस रिवर्स बायस में लगा हुआ है। ये बैटरी कितने वोल्ट का है, बैटरी -5 वोल्ट का है, तो इसमें से -3 ये खा जाएगा, ये कभी भी -2, कभी भी -4 ऐसे ये और ज़्यादा वोल्टेज नहीं खा पाएगा। तो जो बचा हुआ है वो किसको मिलेगा, आर को। तो आर को कितना मिलेगा, 2 वोल्ट मिलेगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि रिवर्स बायस में लगा हुआ, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट। इजी, अरे 5 वोल्ट था, दोनों में डिवाइड हो गया वोल्टेज, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, पी, क्यू एंड एस, सबका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। तो कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी, ठीक है भाई। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पी, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको यूपी बोल रहे हैं, और टोटल में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको यूटी बोल रहे हैं। तो दोनों का रेशियो बताना है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये वी है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, ये वाला पॉइंट क्या होगा, वी, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, ये वाला पॉइंट क्या होगा, वी। तो इसको कितना वोल्टेज मिला, वी, तो इसको कितना मिलेगा, V/2, इसको कितना मिलेगा, V/2। क्योंकि ये पूरे को वी मिल रहा है, आइडेंटिकल है, तो आधा आधा ही डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एनर्जी कितना होगा, हाफ CV²। तो यूपी जो होगा कितना होगा, हाफ सी और V², वी की जगह क्या रखेंगे, V²/4, V/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, CV²/8। और यू टोटल निकालने के लिए बहुत सिंपल, ये सबका कितना हो जाएगा, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो सी और सी सीरीज में कितना हो गया, C/2 और सी पैरेलल में कितना हो गया, C + C/2, 3C/2। तो हाफ CV²। टोटल निकालना है तो मैं इसका इक्विवेलेंट बना लिया और उसको V के बराबर कर देंगे, ठीक है, बढ़िया। तो 3/2 CV²। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3CV²/4। अच्छा, ये यू टोटल है, तो अब क्या करना है, इसमें से क्या करना है, UP/U टोटल करेंगे। तो CV²/8 बाई 3CV²/4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/6, ठीक है, 1/6। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। Conducting loop of finite resistance lies on x, y when a constant magnetic field in the z direction। z डायरेक्शन में है, एरिया ऑफ द लूप वेरीज एज टाइम t, और इतना एरिया वेरी कर रहा है। अच्छा, ठीक है। ये फैराडेज लॉ वाला है कि अगर किसी भी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड अगर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें से EMF डेवलप हो जाता है। तो EMF कितना डेवलप होता है भाई, EMF डेवलप होता है d∅, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, डायरेक्शन तो हम लेंस लॉ से निकाल सकते हैं। तो इसमें होता है N/dt, और d∅/dt में फाई क्या चीज होता है, d∅/dt में फाई क्या होता है, BA cos θ/dt। तो या तो B चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, या तो A चेंज हो रहा होगा, या तो थीटा चेंज हो रहा होगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा तो 0 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है, थीटा 0 है, एरिया तो चेंज हो रहा है, और B कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और कितना दिया हुआ है, कंडक्टिंग लूप मतलब एक ही लूप, तो N जो है वो 1 है। बढ़िया, तो इसमें से मैं ये निकाल सकते हैं क्या, यस, E निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे,
इसमें होगा बी मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन, देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ओके बी। और जो है डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, एरिया का, एरिया है ए नॉट 1 प्लस साइन टी और कॉस जीरो। बस करें तो क्या हो जाएगा बोलो, बी ये तो बाहर और इसमें ए नॉट बाहर, डिफ्रेंशिएशन में ए नॉट बाहर और 1 का डिफ्रेंशिएशन ए नॉट और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए नॉट का डिफ्रेंशिएशन 0, ए नॉट को कर देते हैं मल्टीप्लाई इसके अंदर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये ए नॉट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 और प्लस ये साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी, तो इसमें क्या बनेगा कॉस वाला। अच्छा लेकिन इसमें पावर पूछा है, तो पावर क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर या ई स्क्वायर बाई आर, तो कॉस थीटा होगा वहाँ का डिफरेंशिएशन, तो कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर वाला ग्राफ बनेगा भाई। कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस 0 0 नहीं, कॉस 0 1 से शुरू होना है, 0 से 1 से शुरू होना है और ये बनता जाएगा। ये वैसे नीचे जाना था लेकिन नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव इसलिए स्क्वायर होकर ऊपर हो गया। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। कंसिडर 2 सर्किट्स दिया हुआ है, एक का अच्छा, एक का जो अल्फा है वो नेगेटिव है, एक रेजिस्टेंस का अल्फा पॉजिटिव है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस कम होता है, सेमीकंडक्टर वगैरह कुछ होता होगा, अपने को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एक बार सीरीज में लगा, एक बार पैरेलल में, तो डायग्राम से दिख रहा है। तो करंट थ्रू एक IA है और IB है, इनिशियल टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अच्छा भाई बढ़िया। तो पहले इसको सीरीज में देख लेते हैं। तो सीरीज में होगा तो क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, सीरीज में पहला वाला सीरीज के लिए, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, तो R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस R0 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि एक का नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो इसमें हो जाएगा R0 और माइनस अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी करके R0 प्लस R0 मतलब 2R0, ये आ गया भाई आर इक्विवेलेंट। अब पैरेलल के लिए देख लेते हैं, तो पैरेलल के लिए देखेंगे तो आर, अच्छा इसमें आर इक्विवेलेंट एक बढ़िया चीज़ पता चल रहा है कि ये जो ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये R0 फिक्स है, क्योंकि एक का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एक का कम होता है, ओवरऑल कुछ चेंज ही नहीं होता। तो सीरीज में ये जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा जब भी टेम्परेचर चाहे कितना भी हो जाए। क्यों, क्योंकि इसमें टेम्परेचर पे फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है लेकिन इसका तो कम होता, ओवरऑल सेम ही हो जा रहा है। बढ़िया। पैरेलल में भी ऐसा हो रहा है क्या, देख लेते हैं। अगर पैरेलल में भी हो रहा होगा तो फिर सेम होगा, नहीं तो फिर चेंज होगा। पैरेलल में क्या होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो इसमें जाएगा R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू R0 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अभी तो देखे थे इसको प्लस करके, प्लस R0 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। तो नीचे में तो ये हो जाएगा कितना, ये R0 का स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 2R0 और ये ऊपर में बचेगा 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, और ये एक एक R0 निपट गया, तो इसमें हो जाएगा कितना R0 बाई 2 और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। हाँ तो अब बढ़िया है ना, आर इक्विवेलेंट तो आ गया। क्या इसमें रिलेशन आ गया टेम्परेचर का, हाँ। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा क्वांटिटी बढ़ेगा, ये पूरा क्वांटिटी बढ़ेगा, तो 1 में से बड़ा चीज को माइनस करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा भाई। टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा सेकंड में, टेम्परेचर कुछ भी रहेगा तो करंट चेंज नहीं होगा, तो आई रिमेन सेम और कांस्टेंट और IB इंक्रीजेस। वैसे यही से पता चल गया था कि सेम वाला तो एक ही ऑप्शन है, नहीं इसमें सेकंड, इसमें ये भी कंफ्यूजन हो सकता था। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। बॉब ऑफ मास m रेस्ट इन अ हैंगिंग वर्टिकल, मतलब ऐसा लगा है यहाँ से आ रहा है, इससे टकराएगा, ठीक है भाई बढ़िया। तो टकराएगा, 10 मीटर का रस्सी है, 10 मीटर है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, पॉइंट ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड से इसका वेलोसिटी है। बॉब इलास्टिकली, मतलब कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ओके बढ़िया। बॉब राइजेज, अब ये क्या होगा, कुछ ऐसे करके चढ़ जाएगा तो कुछ h मीटर हाइट चढ़ जाएगा ये, तो बस वही h निकालना है, ओके बहुत इजी है, तो ठीक है। और g का वैल्यू 10 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर से जब इसमें टकराएगा तो क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इसका पूरा मोमेंटम, पूरा एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास सेम था, दोनों का मास सेम है, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, तो दोनों का मोमेंटम एनर्जी पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, रुक जाएगा, ये चढ़ जाएगा आगे। तो इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो इसको मिल जाएगी, और इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी जब ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, तो पूरा पोटेंशियल बन जाएगा, फिर वापस आएगा, उसकी काइनेटिक 0। मतलब कुल मिला के
इसके पास जो अभी काइनेटिक है वही बाद में इसका पोटेंशियल बनने वाला है। ठीक है भाई, तो इसका काइनेटिक कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर है इसका काइनेटिक, यही अब इसका पोटेंशियल बन जाएगा एम जी एच। अब ये कोई मास अलग होता तो फिर अच्छी बात है, लेकिन इसमें मास सेम है तो ये कट जाएगा दोनों, और हाफ और वी का कितना था 100 10 मीटर पर सेकेंड था, इक्वल टू जी और एच, तो एच कितना आ गया, ये कितना हो गया 50, एक एक जीरो निपट गया, 5 मीटर, 5 मीटर आंसर है, 5 मीटर आंसर। बढ़िया इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। सिलेंड्रिकल कॉर्क, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सिलेंड्रिकल कॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। तो क्या है कि एक ऐसा करके ऐसा ये है, इसमें ये एसएचएम का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छे पेपर जब भी आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, जरूरी नहीं नीट में ही, जेई वगैरह एग्जाम्स में भी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जब भी अच्छा क्वेश्चन आया। तो एक सिलेंड्रिकल ऐसा कॉर्क है, ये इक्विलिब्रियम में तो बस भाई इतना अंदर रहता है और इतना बाहर रहता है, इक्विलिब्रियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस इक्विलिब्रियम को मैं ना ऐसे करके थोड़ा सा इसको धक्का देके छोड़ देता हूँ, तो क्या होता है, ये एसएचएम करने लगता है। अब एसएचएम इसलिए करता है, जब भी इक्विलिब्रियम से उसको डिस्टर्ब करो तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, वही रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर एसएचएम करने लगता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स का जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, और इस कंडीशन में जो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k होता है, ये टाइम पीरियड। बढ़िया, तो इसी जनरल इक्वेशन से एसएचएम को कंपेयर करते हैं, तो इसमें टाइम पीरियड टी है और सेम कॉर्क फ्लो से अनदर लिक्विड। अच्छा, मतलब एक बार डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग करके देख रहे हैं, तो उसमें दोनों का टाइम पीरियड का 2t हो जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ ρ2/ρ1, तो दोनों के टाइम पीरियड लेना है, दोनों का रेशियो लेना है। बढ़िया, तो पहले तो बताओ मेरे को फोर्स कितना लगेगा, फोर्स क्यों लगेगा, इसमें तो नेट फोर्स 0 था, नहीं मैं इसको एक्स्ट्रा दबा दिया ना थोड़ा सा, तो जब इसको मैं थोड़ा सा एक्स इसको एक्स्ट्रा दबा दूंगा तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इसका पानी में डूब जाएगा उतना एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स लगेगा। और बॉयंट फोर्स कितना होता है, बॉयंट फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज सॉलिड, जो एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा कितना आया है, वॉल्यूम एरिया इंटू एक्स और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और एक माइनस, क्यों, क्योंकि वो ऊपर की तरफ लग रहा है, मैं इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा था। ओके, तो ये आ गया, ये यही बॉयंट फोर्स, इसी के बराबर कर दें क्या इसको, तो इसके बराबर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो इसमें से जो k का वैल्यू है कितना आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा a ρg, ये आ गया k। अब k/m होता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया अपने पास, नया बढ़िया फॉर्मूला बन गया। एक टाइम पीरियड 2π√m, मास क्या होगा, इसका मास, इस पूरे का मास, पूरे का मास क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंटू इसी का डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी नहीं, तो इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया, टोटल एरिया इंटू टोटल लेंथ, टोटल एरिया इंटू टोटल लेंथ इंटू सिग्मा इंटू जी, सिग्मा इसका खुद का डेंसिटी, जो भी होगा इसका डेंसिटी जितना भी होगा, अभी सिग्मा लिख दिए, और अपॉन के कितना है, a ρg। बढ़िया, तो इसमें से क्या क्या कर दिया भाई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2π√a l सिग्मा, ए तो कट गया, ठीक है, ए कट गया, और कुछ कट गया क्या, जी कट गया, तो इसमें आया सिग्मा l/ρ। इसका मतलब है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ρ। ठीक है, तो बस इसमें क्या है, T1/T2 करना है, तो एक बार टाइम पीरियड T था, एक बार टाइम पीरियड 2T हो गया। कब टाइम पीरियड T था, जब डेंसिटी ρ1 था, तो ये हो जाएगा कितना, √ρ2 का √2/ρ1, दोनों को काट देंगे, आंसर आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा T और ये 1/4, 1/4, ρ2/ρ1 पूछा है ना, ρ2/ρ1, ρ1/ρ2 नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल एंड आइडियल गैस इज हाफ दैट ऑफ आइडियल गैस और डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल। बढ़िया, ठीक है, तो इसमें होता है जो नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आइडियल गैस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखते हैं अपन, ये होता है लैम्डा डी स्क्वायर कैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्या दिया है, लैम्डा इज अ मीन फ्री पाथ, डी इज अ डायमीटर, तो एक का डायमीटर डबल है, एक का डायमीटर डबल है, तो और उसका जो लैम्डा है हाफ है, तो दोनों की वैल्यू रख देंगे, ये λ/2 हो जाएगा और डी हो जाएगा 2d, तो वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर कितना आ जाएगा 1/2 रेशियो, तो Na/N भी कितना आ जाएगा 1/2। आई होप समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन, तो बस ये पता होना चाहिए भाई, ये पता होना चाहिए। हम लोग इसको लैम्डा के टर्म्स में याद रखते हैं, लैम्डा मीन फ्री पाथ, लैम्डा इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू 1/n/d²। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, यूरेनियम है, थोरियम और हीलियम में टूट गया है, तो क्या निकालना है, जब टूटेगा तो क्या निकालना है इसमें से, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होती है, क्यू वैल्यू होता है मास डिफेक्ट इंटू c², जो होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही क्लियर होगा सबको। तो मास ऑफ रिएक्टेंट
माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट जो बना है इंटू सी स्क्वायर करते हैं, तो जो भी एनर्जी आती है क्यू वैल्यू वो उतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आती है। ठीक है भाई, तो पहले कितना मास था इसमें से कितना मास था 238.050 और माइनस क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट्स में दिया है इंटू सी स्क्वायर करते हैं तो आंसर आ जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में माइनस 234.043 प्लस 4.003 इंटू सी स्क्वायर। ऐसा करेंगे। अब ये जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा बड़ा है भाई, कैलकुलेशन बड़ा है, टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन इजी है। न्यूक्लियाई के क्वेश्चन इन जनरल ऐसे ही रहते हैं, इजी रहते हैं, लेकिन इसका जो वो कैलकुलेशन है वो बड़ा है। कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर 3726 आएगा। आई होप कर सकते हैं, इसमें हमको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इसका कैलकुलेशन, तो हमको दिमाग लगाना चाहिए। पूरा पेपर अच्छा बन गया है, टाइम बचा है तो उसको सॉल्व करें, नहीं तो थोड़ी देर के लिए मार्क बाद में उसको मार्क करके रख लें, अगर टाइम बचे तो बनाना है। बढ़िया। कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, लेंथ L है, रेडियस R है, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, स्मॉल n दिया हुआ है, कभी कभी कैपिटल N कैपिटल L दिया रहता है। इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्लूइड और इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्ट याद रखना है सोलेनॉइड का, क्या होता है, क्या होता है भाई बताओ, म्यू नॉट n स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट m स्क्वायर, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर n स्क्वायर L। बस आंसर हो गया, आंसर हो गया 4। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, इनफाइनाइट सोलेनॉइड्स के लिए, फाइनाइट सोलेनॉइड नीट के सिलेबस में है नहीं। विदाउट बोलेंगे मेजरमेंट रिक्वायर्ड इंडेक्स करेक्शन। अच्छा, इंडेक्स करेक्शन को ही बेंच करेक्शन भी बोलते हैं, जब ऑप्टिकल बेंच में फोकल लेंथ मेजर करने का एक्सपेरिमेंट करते हैं लेंसेज का। ठीक है, तो इंडेक्स करेक्शन मतलब बेंच करेक्शन होता है। तो मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं, मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज यस ये, और मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड नहीं, मेजरमेंट ऑफ रेडियस नहीं, तो ऑप्शन 2 हो गया। बढ़िया आंसर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बढ़िया। बस इंडेक्स करेक्शन वर्ड पता है तो बन गया, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ मेटालिक स्फीयर आर इज इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोग बहुत करते हैं जिसमें स्फीयर रहता है, कभी कभी क्यूब रहता है, तो इसमें तो स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, इसका टेम्परेचर टी बढ़ाने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इज मेटल कितना दिया है अल्फा, मतलब ये जो लीनियर कोफिशिएंट दिया है ना हमको, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं दिया है, तो क्या निकलना है अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो डेल्टा वी बाई वी जो है वो अल्फा गामा डेल्टा टी होता है। गामा मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोफिशिएंट, तो इसमें जो डेल्टा वी हो जाएगा वो कितना होगा, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो गामा होता है वो 3 अल्फा के बराबर होता है। कैसे, लीनियर कोफिशिएंट अल्फा है तो लीनियर लीनियर लीनियर, क्योंकि वॉल्यूम में 3 डायमेंशन आते हैं लीनियर के, तो उसको 3 अल्फा के बराबर लिख देते हैं। मेरे ख्याल से ये सब बात सबको पता होना चाहिए। थर्मल एक्सपांशन का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये 3 कट जाएगा, तो इसमें से 4 पाई आर क्यूब डेल्टा टी, 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी, आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन 2। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था, इजी था। इसमें देखते हैं, तो फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन ईच 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, मतलब एनर्जी दिया है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, और द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, जब भी लीनियर मोमेंटम दिख जाए किसका किसका, इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का, या प्रोटॉन और फोटोन का, या अल्फा पार्टिकल और फोटोन का, तो फोटोन का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है E/c, क्योंकि फोटोन में मास तो होता नहीं, तो मास नहीं होता तो कैसे करते हैं, फोटोन में मास नहीं होता। एक सेकेंड का क्या हुआ, नहीं वो बंद तो नहीं हुआ है, चल रहा है, बैटरी है ना उसमें। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, E/c, एनर्जी बाई सी, और लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो उसको लिखते हैं √2m(k) काइनेटिक एनर्जी, या फिर h/p इज इक्वल टू h/λ, या फिर √2m(k) इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। बस दोनों का रेशियो बताना है ना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमारा पिछले साल भी आया था, 2025 में भी ऐसा आया था, 24 में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो ये है फोटोन का और ये है इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों का डिवाइड करना है भाई, तो डिवाइड कर दो। क्या क्या भाई, क्या क्या पूछा इसमें, PE/PH मतलब इलेक्ट्रॉन बाई फोटोन, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बाई फोटोन, तो हो जाएगा √2me, एनर्जी E है और इसका एनर्जी है E/c, दोनों का एनर्जी सेम दिया था इसलिए मैं E लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, इसमें √2m बाई एक E और ये E और वो इधर बाहर रूट के बाहर C, क्योंकि C रूट के बाहर रहेगा। ठीक है, सबकी वैल्यू रखनी है ऑब्वियसली। फिर से थोड़ा सा इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इसको इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है।
तो कैलकुलेशन वाइज टाइम टेकिंग है, पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फोटोन इलेक्ट्रॉन, फोटोन प्रोटॉन के बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कर उसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने में कोई सॉल्यूशन बताने के टाइम पे कोई मतलब नहीं है उसका, टाइम लगाने का। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, बस वही करना है, ठीक है। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन किसी एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में नहीं है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है भाई, ओके। 25/6 जो भी वैल्यू है। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिया है x इंटू इतना, तो वैल्यू ऑफ x कितना होगा। अच्छा, तो एक हाइड्रोजन एटम का कोई ऑर्बिट है, मेरे को नहीं पता कौन सा ऑर्बिट है, यहाँ पर उसमें जो है वो उसका न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा। तो बट बस वही बोर मॉडल लगाना है हर बार, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग बोले बोर मॉडल लगाओ, सबका आंसर आ जाता है। तो इसमें कितना होगा, इसमें इधर फोर्स लग रहा होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा और वहां से उसका रेडियस आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा, K Q1 Q2, इसका कितना है Z इक्वल टू 1 होता है हाइड्रोजन में, तो K Q1 मतलब E और दूसरा भी E, K Q1 Q2, क्योंकि इसका भी चार्ज प्रोटॉन ही तो है, तो एक प्रोटॉन होगा तो उसका भी चार्ज जितना हुआ K Q1 Q2 बाई R²। ये एक्साइटेड स्टेट वाला रेडियस है, इक्वल टू mv² बाई R। सब का वैल्यू दिया है, m का वैल्यू दिया है, k का वैल्यू 9 × 10⁹, इसमें सब का 1/4πε0 सारे चीज़ का वैल्यू दिया। फिर से एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग बिल्कुल हो सकता है कैलकुलेट करने, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको थोड़ा मार्क करके रखना चाहिए, थोड़ा टाइम बचा के इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंककि अगर ये सॉल्व हो गया तो ये इसमें मार्क्स पक्के होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आंसर आ जाएगा इसका कितना, 1। x की वैल्यू 1 आएगी, मतलब 1 × 10⁹ आएगा, -9 आएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया। इसमें दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स कनेक्टेड, मतलब आइडेंटिकल इंडक्टर तो दिख रहा है मेरे को डायग्राम में, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, ठीक है। P एंड Q कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसमें बोला टाइम रिंग करंट को अलग अलग चेंज करता हुआ वेरिएबल करंट है, इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन A एंड B फॉर द कॉन्फ़िगरेशन P इज EP। A एंड B मतलब इसमें, अच्छा ये पॉइंट B यहाँ है, मतलब कि इसका बस जो EMF होगा वो जो कि LdI/dt होता है, हमको पता है, और इसमें A एंड B मतलब ये दोनों को पैरेलल में लिखना है, ठीक है। और दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का L होगा इंडक्टेंस, ठीक है भाई। इंड्यूस्ड EMF इतना है तो EP/EQ, तो बस समझ गया। बस बहुत लोग इसमें थोड़ा गलती कर सकते हैं कि जो P वाला कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सीरीज में 2L बोल देंगे, नहीं, सिर्फ इतने पार्ट का बोला है, तो ध्यान रखना है। तो उसमें क्या होगा, LdI/dt, और Q क्या होगा, Q वाला केस जो है उसमें पैरेलल ये दोनों है, क्योंकि A और B पॉइंट्स के बीच में दोनों है पैरेलल में, तो उसमें होगा L और L पैरेलल में होता है तो L/2, तो L/2 dI/dt हो गया। बस अब क्या करना है, दोनों का रेशियो बताना है, किसका EP/EQ, तो EP/EQ कर देंगे तो LdI/dt/L/2 dI/dt आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आंसर हो गया बस, ठीक, बढ़िया। बस यहाँ से में कंफ्यूजन हो सकता था कि ये और सीरीज में दोनों का ले लेते तो L/2 कर देते उसको सीरीज में, ये गड़बड़ हो जाता, सॉरी 2L कर देते सीरीज में, तो गड़बड़ हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया, एडियाबैटिक एक्सपांशन है, ओके। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, 1 मोल, ठीक है। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस गामा दिया हुआ, डिक्रीजेस फ्रॉम इतना, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना 60 से, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, ठीक है। तो वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस, वर्क डन कितना होगा बाय द गैस, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू nRT2 - T1 बाय T2 - T1 बाय गामा-1। मैं इसमें से माइनस साइन को हटा के 1 माइनस गामा को गामा-1 लिख दूँ, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें वर्क डन हो जाएगा कितना, मैं नेगेटिव साइन कैसे हटा दिया हूँ, ये 60 के से 50 के हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें से नेगेटिव आएगा, तो जो 1 माइनस गामा है उसको पलट के गामा-1 लिख दिया, ओके। तो कितना आ जाएगा इसमें, n कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 1, ये हो जाएगा 8.3, और T2 - T1 60 के -50 के, 60 - 50 10, और बाई गामा दिया 5/3 -1, तो कितना हो जाएगा ये 3, 5 - 3 2/3, तो हो गया 8.3 × 10/2/3, ठीक है। इसकी हो जाएगा कितना 5, तो 5 3 15, 15 × 8.3 करेंगे, 15 × 8.3 करेंगे तो 15 × 8.3 124.5 आ जाएगा आंसर, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है बर्नौलीज थ्योरम का,
और इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखते हैं। वाटर फ्लो स्ट्रीमलाइन थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है लेकिन यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहाँ का ज़्यादा है, तो प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, मतलब प्रेशर एट P माइनस प्रेशर एट Q दिया हुआ है 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके बढ़िया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब अपने को सेंटीमीटर मीटर में थोड़ा ध्यान रखना है। P × 40 एंड 20, मतलब कि यहाँ का 40 सेंटीमीटर है, यहाँ का 20 सेंटीमीटर है एरिया, यहाँ का आधा है। ओके, तो रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ वाटर फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ वाटर फ्लो होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, इसी को रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, ठीक है, एरिया इनटू वेलोसिटी, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो बताना है, एरिया मतलब यहाँ का एरिया तो यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का एरिया इनटू यहाँ का वेलोसिटी, वही रेट ऑफ फ्लो होगा। ओके बढ़िया। तो देखते हैं, तो इसमें दिया क्या, बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, A1 V1 A2 V2 लगा के पहले निकाल लेते हैं। A1 V1 = A2 V2 होता है, तो यहाँ का एरिया कितना है 20, यहाँ का एरिया 40, यहाँ का वेलोसिटी Vp इक्वल टू यहाँ का एरिया 20, यहाँ का वेलोसिटी Vq, ठीक है। तो इसमें से जो Vp आया है वो आया है 2Vp = Vq आ गया है। ओके, Vq का वेलोसिटी ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो यहाँ से वेलोसिटी इसका डबल होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो वहाँ रख लेंगे। बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस नहीं है, सेम लेवल पे हैं, तो लिखेंगे प्रेशर एट P प्लस हाफ रो Vp का स्क्वायर, वेलोसिटी एट P का स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर एट Q माई प्लस हाफ रो Vq का स्क्वायर। सब सारे प्रेशर वाले को उस वेलोसिटी वाले को इधर उधर फेंक दो, तो प्रेशर माइनस प्रेशर एट Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ रो कॉमन Vp स्क्वायर माइनस Vq स्क्वायर आ गया। अरे Vq स्क्वायर माइनस Vp स्क्वायर, Vq स्क्वायर माइनस Vp स्क्वायर, इधर जाएगा माइनस होगा ना, ठीक है बढ़िया। तो इसमें से Vp और इसका रिलेशन लिख देते हैं, तो Vq जो है वो 2Vp है, तो Vq को मैं लिख देता हूँ 2Vp, तो 2Vp का स्क्वायर मतलब 4Vp स्क्वायर, 4Vp स्क्वायर माइनस Vp स्क्वायर 3Vp स्क्वायर, तो हाफ रो डेंसिटी दिया है क्या वाटर का 1000 और 3Vp स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा Vp, अब जैसे ही Vp की वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ P 40 × Vp, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में बदल लेना, उसके बाद आंसर आ जाएगा कौन सा 400, जो कि बहुत इजी है कैलकुलेट करना। लेकिन इसमें ये बात समझना था कि पहले हमको ये वाला रिलेशन निकाल के फिर बर्नौलीज थ्योरम लगाना है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स फिक्स्ड सेंटर O, ये सेंटर O है, वर्टिकल एक्सिस है, अच्छा। और एंगुलर मोमेंटम, अच्छा डायग्राम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग सा दिया है, ये जो एक्सिस है वो ऐसे होगा, ऐसे वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर है ना, और सेंटर O, एंगुलर मोमेंटम इज LA एंड LB कंप्यूटर पॉइंट्स A, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम निकालें तो OB = 2A, OA, हाँ ठीक है, डिस्टेंस से क्या ही फर्क पड़ता है। तो एंगुलर मोमेंटम LA LB, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा भाई, एंगुलर मोमेंटम होता है L = I ओमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट सेम होगा, ओमेगा उस एक्सिस के अबाउट सेम होगा। एक्सिस में किसी और पॉइंट से जाने से एंगुलर मोमेंटम को तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं, अगर वो एक्सिस ऐसा जा रहा है तो क्या होगा 1 होगा दोनों का रेशियो, LA और LB का। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था पर अच्छा था, ठीक। तो आई होप सारे सॉल्यूशंस क्लियर हो गए होंगे। इसमें सिर्फ मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दिया, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है ना। बाकी ये क्वेश्चन जो था ओवरऑल गिवन द टाइम, ये पेपर थोड़ा सा टफ था, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल था उस हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। गिवन द टाइम, उतने टाइम में बनाने के हिसाब से टफ था। तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आगे के लिए ऐसे ही तैयारी करते रहें। आगे के पेपर्स भी आई होप जो ये पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न कंटिन्यू रहे, और इतने लेवल का आएगा तो फिज़िक्स को हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। फिज़िक्स में पेपर जो है पिछले साल भी 25 में भी और इस बार भी ये जो रीनीट हुआ है उस पर पेपर टफ आया है। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनाना है। तो मेरे ख्याल से वो वाला क्लियर हो जाएगा पार्ट। और बायो और केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस ऑलरेडी मिल चुके होंगे तुम लोगों को, ये फिजिक्स का सॉल्यूशन था। थैंक यू वेरी मच।